नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डलहौजी का प्रशासन एवं उसके प्रमुख सुधारों को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत में डाक, तार और रेलवे व्यवस्था की सुधार होती है, कैसे वुड डिस्पैच के जरिए भारत में रुड़की, मद्रास, बॉम्बे में महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है और कैसे भारत के आधुनिक स्वरूप के संस्थापक के रूप में डलहौजी को जाना जाता है। अगर आप डाक तार व्यवस्था को जानना चाहते हैं, आप रेलवे के विकास को जानना चाहते हैं, शिक्षा के वुड डिस्पैच को जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में बने रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी कार्य डलहौजी के समय पर हुए थे। डलहौजी जो न केवल 1857 की क्रांति के घटक के तौर पर जाना जाता है, वो भारत के आधुनिकीकरण की शुरुआत करने वाले गवर्नर जनरल के तौर पर भी जाना जाता है। डलहौजी के समय तक समस्त भारत अंग्रेजी प्रभुत्व में आ चुका था, इसलिए उसके सामने यह समस्या थी कि इस स्थायी रूप से अधिकार रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। इसके अलावा उस युग में इंग्लैंड के कल कारखानों की संख्या बढ़ जाने से सस्ता माल उत्पन्न हो रहा था। इसकी खपत तथा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए आवश्यक था कि संपूर्ण भारत एक शासन सूत्र में बांधा जाए, यातायात के साधनों में उन्नति की जाए, जिससे देश के कोने कोने में अंग्रेजी माल पहुंचाया जा सके। इसके लिए डलहौजी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में भारत में पहुंचा था। इस संदर्भ में सर रिचर्ड का कथन है, एक प्रशासक के रूप में डलहौजी ने इंग्लैंड से भारत आने वाले योग्य व्यक्तियों में से कोई भी आगे निकला तो क्या इसकी समानता कर पाया, अर्थात इसकी समानता कोई नहीं कर पाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में आने वाले बहुत प्रमुख गवर्नर जनरलों में से एक था डलहौजी, और ये एक युवा व्यक्ति था जिसके कारण इसके विचारों में इतना प्रभाव था कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके कामों से कोई क्रांति हो या फिर किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को आहत हो, ये बस अपने काम को करते रहना चाहता था। यहाँ पर प्रशासन व प्रशासनिक सुधार को देखिए तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग नए विभागों को जन्म दिया, साथ ही उन्होंने केंद्रीयकरण पर अधिक बल दिया। उन्होंने पुलिस, लगान या फिर न्याय व्यवस्था पर आदि कार्य जिले अधिकारियों को सौंप दिए, और गवर्नर जनरल के प्रति जो आयुक्त उत्तरदायी होते हैं उन्हें नियुक्त करने का प्रयास यहाँ पर डलहौजी ने किया। और साथ ही उन्होंने नॉन रेगुलेशन सिस्टम को भी अपनाया और प्रदेशों की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व चीफ कमिश्नर को दे दिया। ये चीफ कमिश्नर अपने कार्यों के लिए गवर्नर जनरल तथा इसकी परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांटा गया और उसकी जिम्मेदारी अलग अलग व्यक्तियों पर डाल दी गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशासन में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए थे। पहले तो उन्होंने पुलिस, न्याय, लगान व्यवस्था के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, साथ ही प्रांतों में भी उन्होंने अधिकारियों की या फिर चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की, जो सीधे तौर पर डलहौजी यानी कि जो वायसराय होता था, गवर्नर जनरल होता था, उसके अधीन और उसकी जो परिषद होती थी उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीयकृत व्यवस्था का प्रारंभ किया, यानी कि जो व्यवस्था का सेंट्रल बिंदु हो, सेंट्रल पावर हो, वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद हो, ना कि अन्य अधिकारी। इससे भ्रष्टाचार में भारी कमी और व्यवस्थाओं में एक तनाव सा आया था। सैनिक सुधार की बात करें तो डलहौजी की साम्राज्य विस्तार के कारण अंग्रेजी राज्य की सीमाएं पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सिंध तथा पंजाब तक फैल गई थी। एशिया के साम्राज्य का स्वप्न पूरा हो गया था। इतने विस्तृत प्रदेश पर अधिकार के कारण यह आवश्यक था कि सेनाओं का अधिक अच्छा विस्तार किया जाए। तोपखाना का कार्यालय कलकत्ता के स्थान पर मेरठ में बनाया गया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया। यह कार्यालय बनने से शिमला का महत्व बढ़ गया। साथ ही अब ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी आसानी से नजर रख सकते थे, जहां पर विद्रोह की संभावनाएं सर्वाधिक होती थी। डलहौजी ने अनुभव किया कि भारतीय सेना में भारतीयों की संख्या जो उस समय यानी कि 1856 के समय 2,38,000 थी, इन्हें अंग्रेजों की संख्या में भारतीयों की सेना अधिक थी। डलहौजी ने इस संख्या को कम करने का निश्चय किया। दूसरी ओर अंग्रेजों की सेना की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया, ताकि अंग्रेज और भारतीय सैनिकों
का अनुपात बहुत अधिक न रहे। डलहौजी के अनुसार भारत में अंग्रेजी सेना हमारी शक्ति का आवश्यक अंग है, इसलिए अंग्रेजी सेना का अनुपात भारतीय सेना से अधिक होना चाहिए। अगर कभी भारतीय सेना विरोध करती है तो अंग्रेजी सेना उसे आसानी से दबा सके। इसके चक्कर में उन्होंने सेना के 3 रेजिमेंट और बढ़ाए। इसने भारतीय सेना में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया और इन टुकड़ियों को एक दूसरे से पृथक कर दिया। उसने भारतीय सैनिकों की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सेना में गोरखाओं को भर्ती करना प्रारंभ किया। गोरखा रेजिमेंट 1857-58 ईस्वी की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गोरखा रेजिमेंट यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से सम्मिलित हुई थी। पंजाब में एक नई अनियमित सेना का गठन किया गया जो सीधे पंजाब प्रशासन के अधीन थी। इसके साथ ही शिक्षा में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए। जुलाई 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान था, ने भारत सरकार को एक नई योजना भेजी जिसे वुड का निर्देशन पत्र या फिर वुड डिस्पैच के नाम से हम जानते हैं, जो अक्सर 2 नंबर में पूछा जाने की संभावना रखता है। इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई। यह योजना बहुत व्यापक स्तर पर और विस्तृत बनाई गई थी और इसमें अभिष्ट शेष नहीं रह गए थे, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं रह गया था जो इस योजना के बाहर था। शिक्षा में लगभग जो सुधार उस समय पर किए जा सकते थे अंग्रेजों के हित में, वे सभी इसमें सम्मिलित थे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की यही आधार थी। यही कारण है कि वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या सुधार थे। पहला तो यह था कि पर्याप्त संख्या में विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए, जैसे प्राथमिक पाठशालाएं, उच्चतर विद्यालय तथा महाविद्यालय, यानी कि शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा यह था कि छात्रवृत्तियों की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे प्रतिभाशाली छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। तीसरा बिंदु था व्यक्तियों के निजी प्रयत्नों द्वारा स्थापित निजी संस्थाओं को सरकारी कोष से अनुदान दिए जाए, यानी कि अब प्राइवेट स्कूल कॉलेज को भी स्थापित किया जाए और सरकार उनकी स्थापना में मदद करे। अगला बिंदु था शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो शिक्षा चल रही है, जो स्कूल है, कॉलेज है, उनका निरीक्षण किया जा सके और उनकी व्यवस्थाओं को बनाया जा सके। और महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए वुड डिस्पैच को जाना जाता है वो ये है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएं। इन विश्वविद्यालयों का मुख्य काम परीक्षा लेना हो। उच्च शिक्षा महाविद्यालयों, कॉलेजों में दी जाए, किंतु विश्वविद्यालय विधि, सिविल इंजीनियरिंग, देसी भाषाओं आदि के लिए पीठें स्थापित करें। कह सकते हैं कि जो हम कलकत्ता और बम्बई, मद्रास की जो कॉलेजों को आज हम देखते हैं, जो सबसे प्राचीन कॉलेज है अंग्रेजों के समय के, वो यहीं पर से स्थापित उनकी स्थापना होती है। वुड की योजना में जनता की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, देसी भाषाओं की उन्नति, सभी प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगले 50 वर्षों में 1854 के वुड डिस्पैच की निर्धारित नीति को कार्यान्वित किया जाना था। 1855 में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में शिक्षा विभाग स्थापित कर दिए गए। जब आगे चलकर नए प्रांत बने तो वहाँ भी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इस तरह से वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए आगमन तथा संचार के जो साधन हैं उनका विकास किया गया। रेलवे का विकास हम यहाँ पर देखते हैं। आवागमन व संचार के साधनों का विकास, तो यहाँ पर एक अलग से प्रश्न बन सकता है कि आवागमन व संचार के साधनों के विकास को समझाइए डलहौजी के समय पर। तो यहाँ पर आपको रेलवे, डाक और तार तीनों के बारे में लिखना होगा। तो पहले आप रेलवे के बारे में देखिए। डलहौजी के काल में इंग्लैंड में रेलवे लाइनों की शुरुआत 1825 में हो चुकी थी। इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पर 1853 में पहली रेलवे लाइन भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में बिछाई गई और धीरे धीरे यह भारत में फैलने लगी।
दोस्तों, यहाँ पर डलहौजी ने अपने प्रसिद्ध रेलवे पत्र में इसकी जानकारी दी कि अब इस परियोजना को और आगे फैलाया जाएगा। भारत में रेलवे के भावी प्रसार का यही आधार बना। अगले ही वर्ष कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछा दी गई। यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का, डाक तार व्यवस्थाओं का विकास करना यहाँ पर भारत के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर इनका उद्देश्य था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा भारत से लूट खसोट कर सके। मान लो रेलवे का विकास इन्होंने किया, तो ये रेलवे का विकास कहाँ कर रहे थे? ये रेलवे का विकास उन जगहों पर कर रहे थे जहाँ पर से कच्चा माल उठाकर बंदरगाहों तक पहुँचा सके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रानीगंज जो है वो कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और सीधे उसे भेज दिया कहाँ? कलकत्ता। सीधे बंदरगाह भेज दिया और वहाँ से सीधे ये इंग्लैंड ले जा लेते थे। तो इस तरह से इन्होंने अपने हित के लिए इन चीज़ों का विकास किया, लेकिन कहीं न कहीं आगे चलकर इनका प्रभाव भारतीयों पर भी सकारात्मक तौर पर देखने को हमें मिलता है। मद्रास चेन्नई प्रेसिडेंसी में भी कुछ रेलवे लाइनों को बिछाया गया। 1856 ईस्वी तक कई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण हो चुका था और कुछ बनाई जा रही थी। ये रेलवे लाइनें भारतीय सरकार के कोष से नहीं बनाई जा रही थी, अपितु निजी प्रयत्नों के अधीन बनाई जा रही थी। यानी कि जो निजी कंपनियां थी या फिर शेयरधारक थे, वो इन रेलवे लाइनों को बना रहे थे। तो यहाँ पर इससे सरकारी कोष का बहुत भार नहीं पड़ा और अंग्रेजी जनता को भारत में पूंजी लगाने का अवसर मिला। कालांतर में भारत में रेलवे लाइनें निजी कंपनियों द्वारा सरकारी प्रत्याभूति यानी कि गवर्नमेंट गारंटी के अधीन निश्चित योजनाओं के अनुसार, जिन्हें लॉर्ड डलहौजी ने निर्देशित किया था, इस तरह से बनाई जाने लगी। इन रेलवे प्रणाली के व्यापार को लाभ पहुंचाया। इस तरह की रेलवे प्रणाली ने दूरी समाप्त की गई, भारत को एकता प्रदान की गई और 1865 में भी सर एडविन अर्नोल्ड ने लिखा था, रेलवे भारत का वह कार्य करने में समर्थ होगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया, ना ही टीपू अपने अत्याचार द्वारा करने में सफल हुआ। यह भारत को एक राष्ट्र बना देगी। यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को एक एकता प्रदान की। कहीं भी अगर विद्रोह हो तो बहुत आसानी से ये पहुंच सकते थे। इसलिए कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम था भारत में रेलवे का विकास। इसके बाद में देखिए आप, विद्युत का विकास, इलेक्ट्रिसिटी। डलहौजी को भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता भी कहा जाता है। यहाँ पर विद्युत तार की बात चल रही है। 1852 ईस्वी में ओ सेंग नेसी को विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया गया। यद्यपि बाधाएं बहुत थी, फिर भी उसने अथक परिश्रम के कारण लगभग 6400 किलोमीटर लंबी तार लाइनें बिछा दी, जिससे कलकत्ता से पेशावर, बम्बई और मद्रास तक देश के भिन्न भिन्न भागों को तार द्वारा मिला दिया गया। बर्मा यानी कि म्यांमार में भी रंगून, यंगून जिसे कहें, या फिर मांडले तक लाइन बिछा दी गई। 1857 के विद्रोह के दिनों में इस विभाग ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। एक विद्रोही ने मरते हुए यह कहा था कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया। डाक तार, जिससे जरूरी सूचना, मैसेज बहुत आसानी से इन तक पहुंच जाते थे और 1857 की क्रांति को दबाने में इस तरह के संचार माध्यमों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसके बाद में देखिए डाक सुधार। आधुनिक काल की डाक सुधार व्यवस्था का आधार भी डलहौजी के काल को ही निश्चित किया गया है। एक विशेषज्ञ आयोग की अन्वेषणों पर आधारित 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। इसके अधीन तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में स्थित डाकघरों की देखरेख के लिए एक महानिदेशक नियुक्त किया गया था। सारे देश से दूरी से असंबंधित कहीं भी 2 पैसे की दर पर डाक भेजा जा सकता था और देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ इस समय पर हुआ था। इन सुधारों के कारण डाक विभाग ने, जो कि अब तक सरकार का बोझ बना हुआ था, अब आय का एक स्रोत बन गया था। इस तरह से डाक भी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर चुका था। इसके बाद में देखिए सार्वजनिक निर्माण विभाग। डलहौजी से पूर्व सामाजिक निर्माण विभाग का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी कराता है और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन
व्यय किया जाने लगा। सिंचाई की विस्तृत योजना बनाई गई, गंगा नहर कार्य पूरा किया गया और 8 अप्रैल 1854 को इसे खोल दिया गया। गंगा नहर के निर्माण को सभ्य जातियों के प्रयत्नों में अद्वितीय और महत्वपूर्ण कार्य माना गया। पंजाब में बारी दोआब नहर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया, बहुत से पुलों का निर्माण प्रारंभ किया गया और ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी ने एक समय पर बनवाया था, इसका फिर से निर्माण कार्य देखने को मिलता है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय पर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है और इसका प्रारंभ होता है। वाणिज्य तथा व्यापार संबंधी सुधार हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मुक्त व्यापार प्रणाली की व्यवस्था को अपनाने का कार्य किया और कराची, मुंबई तथा कोलकाता के जो बंदरगाह हैं उनका विकास भी इन्होंने करवाया। कंपनी ने व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया, इससे अंग्रेज व्यापारियों को बड़ा लाभ हुआ। मुक्त व्यापार के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बना हुआ माल भारत में आकर सस्ता बिकने लगा। इससे इनके व्यापार में या फिर अंग्रेजों के हितों में बहुत ज़्यादा लाभ मिला। भारतीय कृषि की ओर भी ध्यान दिया गया, सिंचाई व्यवस्थाओं को देखा गया और जो लगभग जैसे कि पहले लिखा जा चुका है 1854 में गंगा नहर का निर्माण किया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 840 किलोमीटर थी। इसके निर्माण पर 14,000 यहाँ पर 14 लाख है, जिसे मैं 14,000 पढ़ रहा था। 14 लाख पाउंड खर्च हुआ था। रेल, सड़क तथा संचार के अन्य साधनों के विकास के कारण वाणिज्य तथा व्यापार में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। लंकाशायर तथा मैनचेस्टर, जो कि यहाँ पर इंग्लैंड के प्रमुख औद्योगिक शहर थे, भारतीय कच्चा माल विशेषकर कपास, जूट, चाय आदि बड़ी मात्रा में भेजे जाने लगा और उसके बदले वहाँ से सस्ता माल निर्मित आकर भारत में बिकने लगा। तो इस प्रकार से हमने डलहौजी के प्रमुख कार्यों को देखा और डलहौजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने न केवल क्रांति को जन्म दिया, बल्कि उसने भारत में पहली बार ब्रिटिश काल में विकास को भी जन्म देने का काम किया था। हालांकि उसके ज़्यादातर डेवलपमेंट अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, लेकिन भविष्य में इन व्यवस्थाओं ने कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय क्रांतिकारियों को क्रांति पैदा करने में या फिर क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी। इसलिए डलहौजी का महत्व भारत के इतिहास में, ब्रिटिश शासन के इतिहास में बढ़ जाता है। इसलिए डलहौजी के विषय में रैमज़े मेयो लिखते हैं, डलहौजी विशाल योग्यता, अथक ऊर्जा, दृढ़ संकल्प वाला, अपने उद्देश्यों में सत्यनिष्ठ तथा अपने देश की महत्ता के प्रति पूर्ण राजभक्त व्यक्ति था। अपने व्यक्तित्व के उद्देश्यों के प्रभाव से केवल 2 ही व्यक्ति, वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेज़ली, उससे तुलना कर सकते हैं। वह वेलेज़ली से कहीं अधिक महान था, क्योंकि वह सरकार की समस्याओं के विषय में कहीं अधिक गूढ़ दृष्टि रखता था, किंतु हेस्टिंग्स की अपेक्षा में उसका व्यक्तित्व कम प्रभावी था, क्योंकि उसमें हेस्टिंग्स की तरह उदार मानवता नहीं थी और न ही उसमें अपने साथियों के मन की बात भांपने की शक्ति थी तथा करोड़ों मनुष्यों के दृष्टिकोण को, जिनकी उसने सेवा करने का प्रयत्न किया, उन्हें भी समझने की शक्ति उसमें नहीं थी। फिर भी हम कह सकते हैं कि डलहौजी एक ऐसा व्यक्ति था जो इतिहास में एक अलग अलग कारणों से जाना जाएगा। डलहौजी के चरित्र तथा कार्यों का मूल्यांकन भी आप यहाँ पर पॉइंट्स में देख सकते हैं और आप यहाँ पर या तो वीडियो को रोककर या फिर इस तरह से इन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर भी इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि डलहौजी अगर आपके सिलेबस में है तो डलहौजी से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। डलहौजी से जुड़े प्रश्न अक्सर बनते हैं, इसलिए आप इन्हें देख सकते हैं। इस तरह से आप इन प्रश्नों को देखिएगा। लॉर्ड स्मिथ ने डलहौजी की अदूषिता को बतलाते हुए यह कहा था कि डलहौजी ने उस तूफान के लिए जो अगले वर्ष कई माह में फूट पड़ने वाला था, कोई भी व्यवस्था नहीं की थी। वह अपने पूर्वजों के साथ उस निंदा का साझीदार है जो कि ऐसी भयानक अवस्था में बने रहने की अनुमति दी। यानी कि कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के लिए यहाँ पर डलहौजी की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी। डलहौजी द्वारा प्रदेशों को विलय करने से अवस्था बिगड़ गई, उसकी गति बहुत तेज थी और वह सीमा से कुछ अधिक आगे चला गया। उसकी विवेक और दयाहीन
नीति के कारण ही झांसी की रानी, नाना साहब और तात्या टोपे जैसे नेताओं ने समकालीन असंतोष की भावना को एक दिशा दी और 1857 की क्रांति के आंदोलन में विद्रोह आरंभ होने के पश्चात एक मस्तिष्क का कार्य किया। 1857 की क्रांति का उत्तरदायित्व डलहौजी पर ही है। हालांकि इससे पहले ही वॉरेन हेस्टिंग्स से कुछ ऐसे धार्मिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है जो असंतोष पैदा करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चिंगारी पनप रही थी उसे एक भभकती ज्वाला का काम या फिर 1857 की क्रांति को पूरी तरह से शुरुआत करने का श्रेय डलहौजी को जाता है। तो यहाँ पर हमने डलहौजी के प्रमुख कार्यों का मूल्यांकन किया, उनके समय पर हुए कुछ ऐसी व्यवस्थाओं की प्रारंभ की हमने बात जानी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के नज़रिए से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की और दूसरे टॉपिक पर ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। रिचर्ड ब्रैनसन कहते हैं, कभी भी असफलताओं से निराश मत होइए, इनसे सीखिए और फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि हमेशा रुकिए मत, कभी फिर से शुरुआत कीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।